वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोर की कहानी का आगे का कंटिन्यूएशन। तो अब तक की कहानी में हमने देखा पैलेडिन्स आ चुके होते हैं लैंड ऑफ सन के पास, जो समन करते हैं 5 हेडेड ड्रैगन को, जिनका सामना करने सामने आते हैं रियोजेन। और वैसे सब कुछ पहले शोगुन भाप चुके थे, जिस वजह से वो मौजूदा जगह उन्होंने खाली करवा दी थी, जिससे किसी भी सिविलियन को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, जो सभी अब रियूजन 7 के भरोसे हैं, जिनमें से एक रियूजन 7 सामना कर रही है सिस्टर लिली का। और उसका साथ देने के लिए इचिका भी तैयार हो जाती है अपने एक फॉर्म के साथ। पर उनका खतरा सिर्फ पैलेडिन्स नहीं होते, वहां मौजूद ही 5 हेडेड ड्रैगन भी एक बड़ा खतरा होते हैं, जिनमें से एक ड्रैगन हमला करता है एक रियूजन के ऊपर। और अगर ये जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो ये 5 हेडेड ड्रैगन लैंड ऑफ सन को तबाह कर देंगे। लेकिन ये सब पहले ही शोगुन अंदाजा लगा चुके हैं, जिनके पास कोई एक बैकअप प्लान है इसको लेकर, जिन्होंने पहले इनको बताया था कि ये लूशियस के कहने पर यहाँ पर आए हैं, जिन्हें पैलेडिन्स कहा जाता है, जिनको तुम लोग रोक सकते हो, जिनमें से एक इस्तेमाल करती है वाटर और स्पिरिट मैजिक, दूसरा बंदा आइस मैजिक, और तीसरा और लास्ट बंदा शायद किसी तरह के युजुत्सु का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। जो लोग वैसे यहाँ ब्रेक करने आने वाले हैं 5 हेडेड ड्रैगन के सील को, जो यहाँ सुबह तक आ जाएंगे, और इन्हें अगर ये सब पता है तो क्यों नहीं उन्हें रोक दे। जैसे ये नहीं करते, क्योंकि पहले इन्हें लोगों को यहाँ से निकालना होता है। और वैसे भी इनके दुश्मन काफ़ी खतरनाक है, और जहाँ वो उनके खिलाफ अगर बिना तैयारी के बढ़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके दुश्मन काफ़ी खतरनाक है, जो मरे हुए लोगों को भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जो उन सबके लिए परेशान कर देने वाली बात होती है, क्योंकि उनके दुश्मन काफ़ी पावरफुल होते हैं। पर जिस पर उन्हें हौसला देते हुए शगुन कहता है, मैं जानता हूँ ये किसी भी दुश्मन से जिससे हम आज तक लड़े हैं ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। जिस सब बातों को याद कर रीजन 7 वाले इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं, और सब अपने अपने वारों के साथ, अलग अलग वारों के साथ, अलग अलग तरह से कई सारे वार करते हैं। और उन सभी रीजन्स का वार उस ड्रैगन के अलग अलग सर पर अलग अलग तरह से काफी इम्पैक्टफुल तरीके से होता है, जिन सभी के अलग अलग वारों से उस ड्रैगन के अलग अलग सरों पर वार होता है, और वो ड्रैगन बिना सर का रह जाता है, जिनकी शक्ति को देख पैलाडिन सिस्टर काफी हद तक इम्प्रेस होती है। जिस पर इचिका कहती है शोगुन ने उन पर भरोसा किया है और वो उस भरोसे पर खरी उतरेगी। और जहाँ इचिका इस सब को लेकर ये भी सोचती है कि वो सब कुछ खुद संभाल लेगी, जहाँ इन्हें आस्था की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, या यूं कहें कि उस बेवकूफ की मदद की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। पर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि 5 हेडेड ड्रैगन भले ही हार चुका हो, लेकिन पैलेडिन्स अभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जहां सिस्टर लिली अपने स्पेटल मैजिक से हर एक रीजन को मार्क करती है, और साथ में दूसरे पैलेडिन्स के साथ वो इस्तेमाल करते हैं आइस क्रॉस स्पेटल मैजिक इन्फिनिटी ग्लेशियर, जिन दोनों के कॉम्बो स्पेल की गिरफ्त में हर एक पैलेडिन आ जाता है, जिससे बचना नामुमकिन होता है। पर उसके बावजूद भी वो खुद को संभाल कर आगे लड़ने के लिए तैयार करते हैं खुद को। तो यहाँ पर 3 पैलेडिन्स है, जिनमें से 2 की शक्ति हमने देखी। तो तीसरा क्या करता है, जो अपने साथ सामने लाता है कुछ बीस्ट या कुछ जीव, जिन्हें वो कहता है बोगीमैन। तो जिस फ्रॉग जैसे जीव को देखकर इनमें से एक रियूजिन डर जाती है। तो ये बीस्ट ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ वो बीस्ट है जो लोगों की मेमोरीज ट्रिगर कर देता है, और काफी हद तक इनका वो डर वो खुद बन भी जाता है, जिसका सामना करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इचिका के साथ भी होता है, जहाँ उसे अपने सामने दिखाई देते हैं उसके पापा। पर इचिका इतनी नहीं डरती, भले ही बचपन में उसके पापा उसे काफ़ी मारा पीटा करते थे। वो अब काफ़ी स्ट्रांग है, और इस तरह की बचकानी ट्रिक्स उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। पर तभी उसकी मेमोरी का एक दूसरा ऐसा ट्रिगर होता है, जहां उसके पापा अपने क्लैन वालों की कमजोरी को कोस रहे होते हैं कि भले ही जंग खत्म क्यों ना हो गई हो, हम ऐसा नहीं थे, यामी क्लान्स का वजूद कुछ और ही था। जो कैप्टन यामी को भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी शक्ति से हम यामी क्लान को दोबारा रिवाइव कर पाएंगे। पर जिस समय सुके हीरो यानी कैप्टन यामी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसको देखते हुए कैप्टन यामी के पापा एक पिल लेके आते हैं, जो होता है ओनी सोल पिल, यानी कि राक्षस की आत्मा का पिल, जो शायद वो कैप्टन यामी को नहीं, वो किसी और को देते हैं, जिसके खाने के बाद वह आतंक छा जाता है। जहाँ वैसे कैप्टन यामी ने भी अपना पेट दर्द के मारे पकड़ा होता है, जो उस पिल को खाने की वजह से नहीं हुआ, वो हुआ सामने वाले के वार के वजह से, जो वार किया था इचिका ने, क्योंकि वो ओनिसोल पिल दिया गया था इचिका को, जिसके अंदर की शक्तियों को देख उसके पापा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और शायद अभी के करंट शोगुन ने फैसला करते हैं कि उसको ये सच ना बताया जाए, जिस सब गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कैप्टन यामी वहां से निकल जाते हैं। जिस सब मेमोरी की झलक पाकर ही इचिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस सब गुनाहों के लिए उसने किसी और को गुनहगार माना, वो सब गुनाह उसने खुद ही किए थे। और अगर ये सब सच है तो उसकी जिंदगी एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस सब यादों की गिरफ्त में कैद होने की वजह से उसके ऊपर होते हैं कुछ वार उसके पापा के, या यूं कहें कि उस बीस्ट मैजिक का वार होता है।
तो बाकी के रीजन भी हारे होते हैं जो अपने आप को संभाल कर लड़ने की सोचते हैं क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी है। पर जल्दी लूशियस सामा उन सबको सभी दुख और तकलीफों से आज़ाद करवा देंगे, जिस सबके साथ उनके सामने दोबारा खड़े होते हैं 5 हेडेड ड्रैगन अपनी सही सलामत हालत में। और इचिका को सामना करना पड़ता है अपने पापा का। पर जिस सब ट्रॉमा के दौरान इचिका पे होने वाले अगले वार को रोकते हैं कैप्टन यामी, जैसा लग रहा होता है इचिका को, लेकिन वो होता है आस्था, जिसको जिंदा देखकर हैरान होती है सिस्टर लिली। पर खैर वैसे आस्था वहां पर दुश्मनों के वार को भाप पाता है। वो जान पाता है कि इस मैजिक से वो अपने सामने वाले के डर का इस्तेमाल करते हैं। और सामने खड़ा वो शख्स शायद रिलेटेड है इचिका से क्योंकि उसकी शक्ल उससे मैच हो रही है। तो ये सब सिर्फ एक छलावा है जो आस्था भाप लेता है, क्योंकि ये अगर शक्तियों का मुकाबला होता तो इचिका से कभी हार नहीं मानती। जिस पर आगे पैलाडिन कहता है इंसानों का दिल काफी कमजोर होता है और तुम लोग उसी को अपनी शक्ति बनाते हो। तुम पूरे समय कांप रही थी, तुम कुछ नहीं कर पाई, जहां तुम इस देश के सबसे पावरफुल लोगों में से हो। शर्म आनी चाहिए, तुम लोग इस लायक ही नहीं हो। जहाँ खैर वैसे वो आगे आस्था की बात भी करता है कि आस्था की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी जिसका इस्तेमाल करने जाता है आस्था के ऊपर, और उसकी वो कमजोरी वो खुद निकलता है जिसमें ये एहसास होता है कि वो विजिट किंग नहीं बन पाएगा। जहाँ आस्था भी उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो जानता है कि वो गिफ्टेड नहीं है यूनो की तरह, उसे माना नहीं मिली, और अगर वो कोशिश करे तो भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वो डरता है कमज़ोर होने से। पर अब वो इन सब चिंताओं से बाहर निकल चुका होता है, जहाँ वो अपने सामने खुद की बनी परछाई को अपने वार से काट देता है। तो फाइनली आस्था ने मास्टर कर लिया है कि क्या कमी थी उसके अंदर। तो आस्था जानता है कि वो गिफ्टेड नहीं है, उसे माना नहीं मिली, और इसीलिए उसे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। जहाँ आस्था ने काफ़ी कुछ सीखा है कई सारे गिफ्टेड मेजेस से भी, वो आगे निकल गया। और वो गिफ्टेड नहीं है इसलिए वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डर नहीं सकता। उसके सिर्फ कुछ ही काम है जो है स्ट्रांग बनना, जीतना, बचाना और रक्षा करना। जहाँ वो कुछ बातें याद करता है, जैसे अगर तुम हारते हो तो उसका मतलब है तुम्हें अभी और स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, जिससे तुम दोबारा नहीं हारोगे और इस तरह से तुम शक्तिशाली बनते रहोगे। और इसी तरह के विजिट किंग को एडमायर करता था और वैसे ही बनने का सपना वो अपने अंदर जगाए हुए है। तो अपने इल्यूजन से आस्था को ना भटकता देखकर वो पैलेडिन आगे एक और हमला करने के लिए बढ़ता आस्था की ओर, बीस्ट मैजिक होली हंटिंग के साथ। क्योंकि आस्था लूशियस के बनाए हुए पैलेडिन इसका सामना नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक इंसान है। पर आस्था की ट्रेनिंग जो उसने यहाँ रीजन 7 के साथ की, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो यहाँ उसने और मास्टर की, उसके इस्तेमाल से वो एक वार करता है जिससे एक सटीक टाइमिंग के साथ, जहाँ वो अपने अपोनेंट के वारों को देख सकता है आसानी से, वो अपने अपोनेंट को काट देता है। और आस्था की तलवार के वार से उसकी पैलेडिन्स वाली शक्तियां खत्म हो चुकी है, वो बस अब एक नॉर्मल मेज बन चुका है। जिस पर आस्था के ट्रेनर का भी यही मानना होता है कि ये बेवकूफ़ काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था, उसे बस अपनी चिंताओं को दूर कर कर अपने अपोनेंट के वार को भाप कर उसे रोकना ही था। क्योंकि उसका अपोनेंट भले कितना पावरफुल क्यों ना हो, वो उसकी एंटी मैजिक शक्तियों के सामने नहीं टिक पाएगा। और यही है स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर। तो अब आगे आस्था बचाएगा सिस्टर लिली को। तो खैर आस्था को देख सिस्टर लिली ही नहीं, कोई और भी अपनी पुरानी मेमोरी याद कर रहा है, जो है ये आइस वाला शख्स जिसे पहले बार हराया था आस्था ने। पर इससे पहले कि वो अपनी यादगार यादें ताज़ा करके आस्था से लड़ता, उसका मुकाबला करने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूजन आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो आस्था और सिस्टर लिली के मोमेंट को डिस्ट्रॉय करे। तो वहीं सिस्टर पैलेडिन लिली, या फिर पैलेडिन सिस्टर लिली, पूछती आस्था से कि तुम जिंदा कैसे हो, जो बताता है कि इस देश के लोगों ने उसको बचाया, और साथ ही कहीं ना कहीं सिस्टर लिली ने भी उसको सबकॉन्शियसली यहाँ दूर फेंका था, मारा नहीं था। पर सिस्टर पैलेडिन लिली, या पैलेडिन सिस्टर लिली, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी उसको मारने की, पर जिस बात पे यकीन बिल्कुल नहीं कर सकता आस्था, क्योंकि सिस्टर लिली किसी को नहीं मार सकती चाह कर भी। और आस्था की बातों को गलत साबित करने के लिए वो कुछ वार करती है, जिससे आस्था बच जाता है। और फिर अगला वार होता है होली फेस्ट का वार, जिनसे वार और लड़ाई के दौरान सिस्टर लिली आस्था और खुद की मेमोरीज को अपने ऊपर हावी होते देख पाती है। वो सब कुछ नॉर्मली एक पैलेडिन के तौर पर नहीं करती, कहीं ना कहीं उनके अंदर का रियल सिस्टर भी इंसिस्ट करता है बाहर आने को, पर फिर भी अपने करंट के रोल को मेंटेन करते हुए इस्तेमाल करती है वाटर इनटू स्पैटल मैजिक स्लैचिल्स फ्लैश, जो पानी और स्पैटल मैजिक की लंबी सी धार बनाता है, जिससे आसपास की बाकी सारी चीज़ें जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आती है तेज धार से कटना शुरू हो जाती है, जिससे आस्था बच रहा होता है। और भागते हुए आस्था को देखकर भी सिस्टर लिली को बचपन में भागते हुए आस्था की याद आती है, पर फिर भी वो लूशियस के कंट्रोल में रहकर कहती है मुझे तुम्हें मारने दो आस्था, दुनिया बचाने के लिए। पर आस्था सिस्टर लिली को खुद को मारने नहीं देगा, और आस्था की सारी हरकतें और आस्था को याद करते हुए सिस्टर लिली भी कह देती है कि वो भी आस्था को नहीं मारना चाहती।
तो लूशियस जो कर रहा है वो सही है, ये सभी बातें पैलेडिस के दिमाग में घुसा दी गई है, पर फिर भी सिस्टर लिली है जो कहीं ना कहीं अपनी तरह की है, और जिस पर वो कहती है कि ये है वो जो सबको चाहिए था, ये है वो चीज जो तुम्हें चाहिए था, ये थी एक खुशहाल दुनिया, तो प्लीज मर जाओ आस्था, जैसे विनती करती है सिस्टर लिली आस्था से। पर आगे कहीं ना कहीं सिस्टर लिली फील कर पाती है कि ये सब सही नहीं है, और आस्था भी सिस्टर लिली की ऐसी हालत देख के कहता है मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा लूशियस, और आगे बढ़कर अपना अगला वार करता है सिस्टर पैलेडिन लिली या पैलेडिन सिस्टर लिली के ऊपर, जो उम्मीद करता है कि इसके बाद वो ठीक हो जानी चाहिए। तो भले ही वो ठीक हुई हो या ना हुई हो, वो उसी फॉर्म में अपने होश में आके कुछ बातें कहती है, जहाँ पहले वो माफी मांगती आस्था से जिन्होंने बहुत बुरी बातें कही आस्था से, पर आस्था को उन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ आगे सिस्टर लिली बताते अपने सिस्टर लिली बनने तक के सफर के बारे में, तो वो परेशान थे नोबल्स के भेदभाव को लेकर जो वो आम लोगों के साथ करते थे, जिस सबको देखते हुए ही सिस्टर लिली बनी थी दुनिया में शांति और बराबरी कायम रखने के लिए नन। पर बड़े चर्चों में चीजें बिल्कुल पहले की तरह ही थी, भेदभाव कायम था, कुछ नहीं बदला उनके भगवान से प्रार्थना करने के बावजूद भी, जिस वजह से वो भाग के वहां से 4 सेकंड रैम की ओर चली गई। और वहां जाकर भले ही वो ज्यादा कुछ ना कर पाए, वो चाहती थी थोड़े बहुत चेंजेस ला पाना जिससे वो कम से कम किसी को तो बचा पाती। जिसके बाद वो आगे कहती है पर मैं, और उनके इस टूटे हौसले को मजबूती देता है रियो, जो कहता है तुम्हारा वो सपना अधूरा नहीं रहा, आस्था स्ट्रांग बना क्योंकि तुमने उसे बचाया था, और अब तुम आस्था के भरोसे रह सकती हो, इस बार वो तुम्हें बचाएगा। और जिस सब के साथ सिस्टर लिली आंखें बंद कर लेती है, तो आगे लूशियस तैयारी कर रहा है एक बड़े अंतिम लड़ाई की क्लोवर किंगडम के साथ, जिसके लिए सिर्फ 3 दिन रह गए, और वो दिन जाना जाएगा जजमेंट डे के तौर पर। और साथ ही वो प्लान कर रहा है कंबाइन करने की जोग्रेटिक सिबलिंग के बॉडी ब्लड और बोन मैजिक को एक साथ, जिसको वो अपने सोल मैजिक के साथ मिलाकर असीमित पावर पालेगा, और इस तरह से उसका दबदबा होगा इस दुनिया में मौजूद सभी तरह के मैजिक्स पर, और इस सब दबदबे की टेरिटरी में लैंड ऑफ सन भी शामिल रहेगा। तो सिस्टर लिली इसे बताते हुए दोबारा अपनी आंखें खोलती है और रोते हुए कहती है मुझे माफ कर देना आस्था, मैं अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ, मैंने लूशियस के साथ काम किया, 5 हेडेड ड्रैगन को आजाद करवाया और इस तरह की अनहोनी में साथ दिया। पर आस्था कहता है ये आपकी गलती नहीं थी, मैं इस सब में आपकी गलती बिल्कुल नहीं मानता। जिस सब को लेकर वो थैंक्स करती है आस्था का, और शायद बेहोश हो जाती है, जिसको देख रियो जानता है कि वो मरी नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुई है, जहाँ वो अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब ये लूसियस को हरा देगा। तो फिलहाल के लिए रियो के दोस्त को बोलकर वो उनकी चोटों को हील करवाएंगे। तो सिस्टर लिली को हील होता छोड़कर आस्था बढ़ेगा आगे सामना करने के लिए लीशियस का, और उसे हराएगा, लेकिन उससे पहले उसे सामना करना पड़ेगा 5 हेडेड ड्रैगन का, जो फिलहाल उसे अकेले करना है। और कहानी में आगे आस्था उस 5 हेडेड ड्रैगन का सामना करता है, जिनमें से 2 सरों को वो काट देता है, लेकिन वो सर खुद ब खुद को हील कर लेते हैं, जहां अब उसका सामना कर पाना आस्था के लिए एक कड़ी चुनौती साबित होती है। पर उसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजन सामना कर रहा होता है उस आइज वाले पैलाडिन से, जो अपनी पूरी जी जान लगाना चाहता है लूशियस सामा के सपने को साकार करने के लिए। तो खैर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, उसको लेकर रीजन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और वो उस मुकाबले को आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है, जो ये सब करेगा अपने शोगुन के लिए। जिसके साथ हम बढ़ते हैं इस रीजन के पास्ट की ओर, जो अपने खानदान का सबसे पावरफुल वॉरियर था, जिसकी बराबरी का उसके साम्राज्य का कोई भी शख्स नहीं था, जहां उसकी बराबरी सिर्फ एक और शख्स कर सकता था, जो उसकी तरह ही किसी और प्रोविंस या आइलैंड का वारिस था, और वो शख्स और कोई नहीं, वो था रियो। जहां ये दोनों एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे, और इन दोनों के बीच की होड़ थी कि कौन बनता है इनमें से शोगुन। पर जब ये दोनों 17 साल के हुए, उस समय हर तरफ एक महामारी फैलने लगी, जिससे लोगों का मैजिक, या फिर इनकी भाषा में योरयोकू, कमजोर पड़ने लगा, और जिनका योरयोकू कमजोर था वो मारे जाने लगे। जो महामारी वैसे कोशु और गोशु में फैली थी, जिससे चिंता ये थी कि उन दोनों जगह के लोग ही मारे जाएंगे, जिसका पॉसिबल इलाज निकलकर सामने आया लिविंग सोल हर्ब, पर जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानी में सुना था कि ऐसी कोई जड़ी बूटी सच में है भी या नहीं, जिसके बारे में सुना गया है कि वो विलुप्त हो चुकी है, पर जिसका पता लगाने का क्या तरीका था, और वो था एक स्पेशल पावर जिसका नाम था तेनगेंसु। और ये टेक्निक थी सब कुछ देख पाने की टेक्निक, जिसको पाने के लिए काफी भारी मात्रा में यूरोकू यानी मैजिक चाहिए होता था, जहाँ इसको पाने का एलिजिबल सिर्फ ये दोनों लोग थे। पर उस शक्ति को पाने की कीमत थी इनके सारे यूरोकू और मैजिक का
हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना। जहाँ उस शक्ति को पाने का फैसला कर पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि अपने सारे योरो को यानी मैजिक को खोकर उस शक्ति को पाना उस चीज को ढूंढने के लिए जो एग्जिस्ट हो सकता है ना भी करती हो, एक बेवकूफ़ी होगी। जहाँ उसके बाद वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, जो सारी बातें अभी का स्ट्रॉन्गेस्ट यूजन सोच रहा होता है, जहाँ वो योरो को खोकर कमजोर होकर मरना प्रेफर कर सकता है उस महामारी से, इस शक्ति के बजाय। पर बिना कुछ सोचे समझे उस समय रियो ने उसके लिए हामी भरी, जिसके उस प्रपोजल को सुनकर इसे काफी हैरानी हुई। जिसका सोचना ये था, क्या इसका दिमाग ठीक है, ये पागल तो नहीं हो गया अपना सारा यूरो को खो देना, क्या ये शोगुन नहीं बनना चाहता। पर उसके बाद रियो ने तेनगेंसु पाया और उसके इस्तेमाल से ढूंढ निकाला लिविंग सोल हब और लोगों की जान बचा ली, जिससे लोग तो खुश थे। लेकिन युसुगा यानी सेवेंथ रीजन थोड़ा नाराज था, क्योंकि उसका फेवरेट अपोनेंट उससे छिन गया था। हाँ, पर उस सब के बाद रियो बिल्कुल भी नहीं बदला और वो हर तरफ लोगों को बचाता रहा, पूरे लैंड ऑफ सन में, जिस सबसे लोग उसको काफी पसंद किया करते, जहाँ कई सारे लोग अपनी इच्छाओं से उसके फॉलोअर्स बन चुके थे। पर फिर समय आया शोगुन कौन बनेगा ये डिसाइड करने का, जिसका एक लौता और अहम कैंडिडेट ये खुद था, जिसके पास भरपूर योरोकू था। पर उस सब के बावजूद उसने उस समय खुद को नहीं, रियो को एक्नॉलेज किया और खुद बना सेवेंथ रीजन, जिसके साथ अभी हम बढ़ते करंट फाइट में, जहाँ उसका अपोनेंट काफी ज्यादा हैरान है कि इतने सारे वारों के बावजूद ये हार क्यों नहीं रहा, जिसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल करता है आयरन योजोत्सु, आयरन शोल्जर, जिससे टकरा के उसके अपोनेंट के सभी वार चकनाचूर हो जाते हैं। और फिर वारी आती है उसके वार की, जिससे वो एक गहरा जख्म देने में कामयाब हो जाता है उस पैलेडिन के ऊपर, जहाँ वैसे सब कुछ सही था, बस उसकी किस्मत का दोष था, क्योंकि उसका सामना हुआ था सबसे पावरफुल रीजन से। तो वहाँ मौजूद बाकी लोग भी जख्मी होते हैं, बाकी रीजन में जख्मी होते हैं, जिसको हील किया जाता है उनके हीलिंग मेज के साथ, जो कि एक खुद रीजन है, और उसके साथ सबको चीयर अप करते हैं शोगुन दोबारा इस फाइट को पूरी जी जान से कंटिन्यू करने के लिए, ताकि ये अपने लोगों को इस खतरे से बचा सके। क्योंकि अब इनका अगला टारगेट होगा वो 5 हेडेड ड्रैगन, जिसका सामना आस्था कर रहा होता है, जिससे उम्मीद करते हैं शोगुन की वो अपने अगले वार में अपना 100% दे, क्योंकि उसके आगे होने वाले वारों में बाकी के रीजन भी उसका पूरा पूरा साथ देंगे। जहाँ आस्था का कंसर्न होता है कि वो 5 हेडेड ड्रैगन अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, जो सुनकर अपनी आंखों से पट्टी हटा के रियू देखते हैं उस ड्रैगन को और पाते हैं कि उस ड्रैगन को हराने के लिए इन्हें साथ में वार करना पड़ेगा उस ड्रैगन के 5 सरों पर एंटी मैजिक के साथ। जहाँ फिर आगे रियू उस ड्रैगन को चुनौती देते हुए, जिसने उनके लैंड ऑफ सन को दूषित करने की कोशिश की, चार्ज करते हैं अपने सभी रीजन्स के साथ, जो सभी उनके कमांड के साथ आगे बढ़ते हैं उस ड्रैगन की ओर। जहाँ फिर आगे सभी रीजन उस ड्रैगन के ऊपर अपने अपने वार करते हैं। पर उन सभी रीजन्स में से एक रीजन थोड़ा ज़्यादा जख्मी होता है, जो अपने ड्रैगन के सर की ओर बढ़ते हुए थोड़ा सा चूक जाता है, जिस वजह से फाइनल ड्रैगन का वार उसको डायरेक्ट हिट करने वाला होता है, जिसको बचाते इचिका या यूं कहें कि रोकती है इचिका अपने जेतन के साथ, जो एक मौका होता है आस्था के लिए, जहां आस्था बिना कुछ और सुने और जाने समझ चुका होता है माहौल को, और अपने एक वार से इन 5 ड्रैगन के सरों को एक साथ एंटी मैजिक के साथ काट देता है। तो इस सब के साथ ये जंग खत्म होती है और आसपास का आसमां और पूरा माहौल काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका होता है, जिसको वहाँ मौजूद बाकी लोग भी भरपूर तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, जो मौसम आमतौर पर यहाँ कभी था ही नहीं, क्योंकि उस जगह हमेशा बादल रहा करते थे, क्योंकि वहाँ इन्फ्लुएंस था सोते हुए 5 हेडेड ड्रैगन का। पर आस्था की एंटी मैजिक शक्ति की वजह से उस सब का वहाँ से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और अब यहाँ पर एक साफ आसमां है। तो उस सब के खत्म होने के बाद आस्था ऑब्जर्व करता उसके सामने पड़ा हुआ एक शख्स, जिसे देख उसे याद आता है ये तो वही शख्स है जिसे पहले कभी उसने हराया था, और उसने उस समय खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। तो वो अभी कैसे यहाँ मौजूद हो सकता है, जिस बारे में रोशनी डालता है रियू की लूशियस के प्लान के बारे में कुछ कहा था सिस्टर लिली ने, जो अब तक फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन वो शायद रेजरेक्ट कर रहे हैं सभी पुराने मेजेस को, वो भी ग्रैंड मैजिक नाइट के पावर लेवल के बराबर, यानी मैजिक नाइट कैप्टन्स की पावर के बराबर में। जो सब जान के आस्था वापस जाना चाहता है क्लोवर किंगडम की ओर, जहाँ जाने के तरीके के बारे में वो रियो से पूछता है, लेकिन रियो कहता है कि ब्लैक बुल्स वाले उसे ढूंढ रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर शायद वो यहाँ तक पहुँच जाए तुम्हें ढूंढते ढूंढते, तो तुम्हें उन पर भरोसा रखना पड़ेगा। और बस तब तक आस्था को उन पर भरोसा रखना है और खुद को रेस्ट देकर प्रिपेयर करना है आगे आने वाली जंगों के लिए। तो इस सब के बाद दोबारा द लैंड ऑफ सन पर कुछ पल के लिए खुशहाल पल लौट आता है, जहाँ इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए ये सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। और इस सब के दौरान इचिका उस सच को एक्सेप्ट कर पाती है,
जो सच था, जहाँ कैप्टन यामी ने अपने क्लैन को रेडिकेट नहीं किया था, जिस बारे में वो कंफर्म करती है रियू से भी, और फिर बाद में आस्था से माफ़ी मांगती है कैप्टन यामी को बुरा भला कहने के लिए। जहाँ इचिका और आस्था के ऑकवर्ड बातों के अलावा हम जान पाते हैं यहाँ चारमी जैसे दिखने वाली मशीन के बारे में, जिसे कहा जाता है ओचामी, जो एक देवी की तरह थी इनके लिए, जिन्होंने द लैंड ऑफ सन को भुखमरी से बचाया था, जिसकी यादगार में इस तरह के डॉल्स को बनाया गया, जहाँ उसे माना जाता है गॉड ऑफ फूड, जो हो सकता है चार्मी के एंसेस्टर्स रहे हो। मे भी इस राज से आगे चल के पर्दा हटे। तो खैर इस तरह से सभी वहाँ मज़े करते हैं और सब अपने अपने तरह से इस पार्टी को एंजॉय करते हैं आस्था के साथ। जहाँ इस सब के बाद आस्था नहाने की सोचता है, जो हॉट स्प्रिंग वाटर की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता, अपने सारे कपड़े खोले हुए, और छलांग मार देता उस तालाब के अंदर, जिस तालाब में पहले से कोई और मौजूद होता है, या यूं कहें कि होती है, जो होती है इचिका, जिसे देख वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है, वो भी पूरी रफ्तार से। वैसे जिस सब से इचिका भी उतनी ही घबरा गई थी। पर खैर जिस सब के बाद वो लोग दोबारा मिलते हैं और इस तरह से आगे वो शायद ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। पर जिस तरफ बढ़ने से पहले हम बढ़ते हैं क्लोवर किंगडम की ओर, जहाँ जजमेंट डे का पैगाम लिए कोई बढ़ रहा है क्लोवर किंगडम की ओर अपने पंटर लोगों को लिए, और वह लूशियस, जो वैसे साथ ही बढ़ रहा है ट्रू वर्ल्ड पीस की ओर, जिस सबको काउंटर करने के लिए बाकी लोग भी तैयार है। जहाँ सभी सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करवा लिया गया है नोवल रैम के पास, जहाँ क्लोवर किंगडम के अलावा बाकी किंगडम भी अपनी अपनी तैयारी और सेफ्टी पूरी तरह से किए हुए बैठा है। जो खैर लूशियस को ढूंढ तो नहीं पाए, पर वो उसके कहे मुताबिक सभी तरह के सेफ्टी मेजर्स को लिए जरूर इकट्ठा हुए बैठे हैं अपने किंगडम के हर एक मैजिक नाइट को लिए। और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कैप्टन यामी भी एक किनारे खड़े होते हैं, जिस तरफ आती है शार्लेट, और उनसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो रिसेंटली उन्हें अवॉइड कर रही थी, उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहती है। पर फिलहाल इस माहौल को देखते हुए कैप्टन यामी उन सब फीलिंग्स को दरकिनार करना चाहते हैं, और वो जानते हैं हमेशा से ऐसी ही रही है शार्लेट। पर हाँ, अगर ये जंग एंड होती है तो वो दोनों साथ में ड्रिंक ज़रूर करेंगे, या शायद नहीं, क्योंकि ये दारू सूट नहीं करती कैप्टन शार्लेट को, जो काफ़ी जल्दी टल्ली हो जाती है। तो मे भी साथ में एक कप चाय ही पी लेंगे वो। जिस सबको सुन अपनी फीलिंग छिपाते हुए कैप्टन शार्लेट सिर्फ ओके कहती है, और कहती है पहले ये जंग जीतो, उसके बाद देखेंगे। और इस सब के दौरान कैप्टन मैंट्रिस का सामना होता है लूशियस से, जो फाइनली वहाँ आ चुका होता है, जिसको काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब थे कैप्टन मैंट्रिस अब तक। जहाँ कैप्टन मैंट्रिस उसके साथ देखते हैं नाथ को, और उन्हें लगता है कि वो हमेशा से उनके खिलाफ ही था, जिसको सुन वो शख्स कहता है अच्छा तो उसने तुमसे ही पंगे लिए। और उस पल कैप्टन मैंट्रिस समझ पाते हैं कि ये नाथ नहीं है, ये है जिनकी बात कंप्लीट होने से पहले ही उस शख्स के मैजिक यानी लाइट मैजिक से कैप्टन मैंट्रिस का हाथ कट जाता है और उनके पेट में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तो ये लाइट मैजिक इस्तेमाल करने वाला मॉर्गन है, कैप्टन यामी का दोस्त और नाथ का सगा भाई। पर सिर्फ वही नहीं, कुछ और खतरनाक खूंखार लोग भी वहाँ अपने नए रूप के साथ सामने हैं इनका सामना करने के लिए। जहाँ हम नोजल और नोएल के मॉम को भी देख पाते हैं, जहाँ नोजल के भाई बहन भी वहाँ खड़े होते हैं। और कभी दोबारा उम्मीद नहीं की थी नोएल की मॉम ने कि उसको अपने बच्चों का सामना करने का मौका मिलेगा। और इस तरह के कई सारे और पैलेडिन्स आसमान भर में भर जाते हैं और वहाँ से उड़कर नीचे की ओर आ रहे होते हैं। तो शायद यह समय आगाज करने का एक शांतिपूर्ण खुशहाल दुनिया के लिए, जिस सब की शुरुआत में ही हम देख पाए कि कैप्टन मैंड्रिस जख्मी हो गए, जिनको लिए आगे भागते हैं कैप्टन यामी, जिनको हील करने के लिए शायद कैप्टन विलियम्स अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही वो जूलियस को अपनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़रूरी मानते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं लूशियस से। जिनकी लड़ाई की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है जैसा तब हुआ था जब लिस्ट के ऊपर हमला किया था विजिट किंग ने, जिससे उसका एक हाथ जख्मी हो गया था। बिल्कुल वैसा ही टाइम मैजिक का हमला होता है वेंजेंस पे। और अब क्योंकि वेंजेंस लूशियस को नहीं रोक सकता, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाएगा, और वहाँ मौजूद बाकी पैलेडिन्स अपने ऊपर से हमला करने वाले होते हैं इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए। जो बिल्कुल उस पल की तरह होता है जब लिस्ट या पैट्री विलियम्स के शरीर में रहकर हमला करने वाला होता है क्लोवर किंगडम के ऊपर, जिसको रोकने के लिए उसमें विजिट किंग थे, लेकिन अब वही विजिट किंग हमला कर रहे हैं इस किंगडम के ऊपर। तो उसको अब कौन रोकेगा? जिसको रोकने के लिए सामने आता है यूनो अपने स्टार मैजिक के साथ, जहां उसके प्रोग्रेस को देख कैप्टन यामी काफ़ी हद तक इम्प्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ अभी साल भर और कुछ महीने ही हुए हैं जिस सब दौरान वो इतना पावरफुल हो गया। जहाँ ये स्पेल काफ़ी हद तक विजिट किंग के उस स्पेल की तरह ही था,
और इस मोमेंट तक ज़्यादा पावरफुल हो चुका है वेंजेंस के कंपैरिजन में, जो फिलहाल कैप्टन भी है गोल्डन डॉन का। जहाँ इससे पहले हुए हादसों को याद करता है जहाँ आस्था मारा गया, जिस सब की खबर सुन चर्च के बाकी बच्चे या उनके खुद के सिबलिंग्स कहे उन्हें, जिनको वो लोग भाई बहन मानते हैं, काफ़ी उदास थे, जिस सब को लेकर उसे माफ़ नहीं करेगा। और साथ ही उस सब निजी कारणों के बावजूद भी को बनना है विजिट किंग, जिस वजह से वो अपनी पावर को और ज़्यादा यूज़ करेगा। और ऐसे ही कुछ उम्मीद थी लूशियस को उससे भी, जहाँ अब उसको इसे भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो क्या होगा आगे, कि हरा पाएगा लूशियस को, और क्या नतीजा देखने को मिलेगा मैं इन दोनों के मुकाबले का, जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे ब्लैक क्लोवर के मांगा कंटिन्यूएशन में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।